हम 13C NMR पढ़ा रहे थे और हमने देखा था कि जो कार्बन है उसके 3 आइसोटोप्स जो होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 14 और कार्बन 13, उनमें से सिर्फ जो कार्बन 13 है वो NMR एक्टिव है। तो इसका रीज़न मैंने ऑलरेडी बताया था कि कार्बन 12 के अंदर क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होते हैं, तो दोनों का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है। इसी तरह से आप कार्बन 14 में देखिए, कार्बन 14 के अंदर जो हालांकि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो 6 है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 है। तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो गए, बचा 2, यानी प्लस हाफ और माइनस हाफ जो उनका अरेंजमेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। तो आई की वैल्यू अगेन 0 हो गई। सिर्फ 13C या हम कह सकते हैं कार्बन का जो 13 मास वाला आइसोटोप ही ऐसा है जो कि NMR एक्टिव है, यानी हम कह सकते हैं कि इसकी आई की वैल्यू 0 नहीं है। तो मैंने बताया था आपको जूम क्लास में प्रिंसिपल ऑफ 13C NMR, तो प्रिंसिपल काफ़ी कुछ सिमिलर है 1H NMR की तरह, क्योंकि यहाँ पर भी न्यूक्लियस को फ्लिप करना होता है। तो यहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी हम अप्लाई करते हैं, जैसा कि हमने प्रोटॉन NMR में देखा था कि एक स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम न्यूक्लियस रख देते हैं और रेडियो फ्रिक्वेंसी अप्लाई कर देते हैं। पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर प्रोटॉन जो फ्लिप करता है वो जो फ्रिक्वेंसी वो हमें स्पेक्ट्रम की फॉर्म में रिकॉर्डर में हमें दिखाई देती है। तो इसी तरह से 13C में भी ऐसा होता है, लेकिन डिफरेंस काफ़ी है दोनों के अंदर, 1H और 13C के अंदर। तो मेन जो डिफरेंस है वो यही है कि इसकी अबंडेंस है वो बहुत कम होती है 13C की। तो 13C जो है आसानी से नहीं मिलता, तो इसकी जो अबंडेंस है ओनली 1.11% है, यानी कि अगर आप 100 मॉलिक्यूल ले रहे हो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के, तो उसमें से सिर्फ एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन 13 के होने की पॉसिबिलिटी है। और हम कहें कि अगर हमने 1000 मॉलिक्यूल लिए हैं तो 1000 मॉलिक्यूल में से सिर्फ ओनली 11 मॉलिक्यूल हैं उनके पास C13 है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल भी है, क्योंकि जो स्पेक्ट्रा है वो काफ़ी ईजी रहता है। एंड सेकंड जो डिफरेंस ये अराइज होता है कि आपको 1H NMR के लिए आपको काफ़ी हाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन 13C NMR के लिए काफ़ी कम मैग्नेटिक फील्ड में ही हमारा जो है वो रेजोनेंस दिखाई देता है, क्योंकि इसमें जो गामा की वैल्यू होती है वो काफ़ी कम होती है। गामा क्या है, लोअर मैग्नेटोगायरिक रेशो। तो इससे क्या होता है, फ्लिपिंग और रेजोनेंस कम फ्रीक्वेंसी पर ही हो जाती है। तो लगभग जो कार्बन 13 का जो मैग्नेटोगायरिक रेशो है, इट इज़ 1/64, है ना, किसका है, प्रोटॉन NMR का। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सिग्नल होते हैं 13C का जो सिग्नल है वो वीक होगा कंपेरेटिवली टू 1H न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, सो हम सेंसिटिविटी के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो 30 सेंसिटिविटी ऑफ 13C इज ओनली अबाउट 1.6% दैट ऑफ 1H। क्लियर, अगर हमें 1H का जो हमारा स्पेक्ट्रा है वो हमें, अगर हम उसको 100 मान लेते हैं तो 100 की तुलना में ओनली 1.6% सेंसिटिविटी 13C शो कर रहा है। सो द ओवरऑल सेंसिटिविटी ऑफ 13C कंपेयर्ड विथ 1H इज 1/5700। इससे क्या होगा कि हमें जो वीक सिग्नल मिलेंगे, कमजोर सिग्नल किसके अंदर, CMR के अंदर, और आर स्कैन रिपीटेडली। इसलिए हमें क्या चाहिए, बहुत ही हाँ अच्छा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और हम ये कह सकते हैं सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर, और इस तरह का जो सिग्नल एनहांसमेंट इसके लिए ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या स्पेक्ट्रोमीटर ऑपरेटिंग विद 14092 गॉस मैग्नेट रिक्वायर 15.1 मेगाहर्ट्ज ट्रांसमीटर फॉर 13C कंपेयर टू 60 मेगाहर्ट्ज फॉर प्रोटॉन। तो आप देख सकते हैं प्रोटॉन के लिए आपको 60 मेगाहर्ट्ज चाहिए, और यहाँ के लिए कार्बन 13 के लिए ओनली 15.1 मेगाहर्ट्ज requirement. Similarly, a spectrophotometer with 23,486 Gauss magnets need 100 MHz transmitter for proton, while only 25.2 MHz transmitter for 13C. ठीक है, बिकॉज ऑफ क्यों इतना कम चाहिए होता है, क्योंकि इसका मैग्नेटोगायरिक रेशो बहुत कम होता है, और ये स्लाइट मैग्नेटिक फील्ड में ही ये रेजोनेंस शो करता है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या डिफरेंस है 13C और 1H NMR के बीच में। सो 13C स्पेक्ट्रा मच सिंपलर, ईजी होता है इंटरप्रेट करने में प्रोटॉन में, क्योंकि आपने देखा था NMR के अंदर कि जो प्रोटॉन का स्पेक्ट्रा होता है वो काफ़ी टिपिकल होता है, क्योंकि जो साइड वाले, या हम कह सकते हैं कि आसपास के जो कार्बन होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से आसपास के प्रोटॉन जो होते हैं उसकी वजह से भी सिग्नल की स्प्लिटिंग हो जाती है। तो 13C स्पेक्ट्रा मच सिंपलर
देन दी 1H स्पेक्ट्रा, क्योंकि एक तो क्या है इसकी बहुत कम नेचुरल अबंडेंस होती है। दूसरा क्या होता है कि जो 13C न्यूक्लियस होता है मॉलिक्यूल के अंदर, वो ऐसा बहुत कम होता है कि 13C न्यूक्लियस कार्बन का उसके पास एडजेसेंट दूसरा 13C न्यूक्लियस हो। तो नेचुरली कपलिंग के लिए क्या जरूरी है कि 13C के साथ पास वाला भी 30 कार्बन जो है वो भी 13C वाला हो, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है कि 13C के पास वाला 13C हो। तो प्रोटॉन का जो स्पेक्ट्रा होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है कंपेरेटिवली टू 13C स्पेक्ट्रा। एंड सेकेंडली क्योंकि कपलिंग नेग्लिजिबल है 13C की। क्यों नेग्लिजिबल है, आप इसको ध्यान से पढ़ें। क्योंकि कार्बन कार्बन सपोज आप हमने ब्यूटेन ले लिया है ना, माना ब्यूटेन के आपने कितना ले लिया 1000 मॉलिक्यूल ले लिया, तो ब्यूटेन के 1000 मॉलिक्यूल में से ओनली 11 मॉलिक्यूल में 13C है, और फिर उसमें भी पास वाले कार्बन, ठीक है, अल्फा कार्बन में 13C होना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 13C की जो कपलिंग होती है वो ऑलमोस्ट कैसी होती है, ये इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। क्लियर? So therefore in one type of 13C NMR spectrum, proton decoupled each magnetically non-equivalent carbon gives a single unsplit peak. अब इसमें भी आप देखेंगे आगे जाके कि हालांकि हम यहाँ कह रहे हैं कि बहुत सिंपल स्पेक्ट्रा मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। 13C स्पेक्ट्रा भी क्या करेगा कि प्रोटॉन से वो कपल्ड हो जाएगा, और जो स्पेक्ट्रा है हमारा काफ़ी मल्टीप्लेट्स हमें स्पेक्ट्रा के अंदर दिखाई देंगे। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब हम केमिकल शिफ्ट देखते हैं, केमिकल शिफ्ट हमने प्रोटॉन एनएमआर में जो हमने देखी थी, वो उसकी रेंज क्या थी 0 से लेके 10 ppm। ठीक है, याद है आपको TMS हमने लिया था, टेट्रामिथाइलसाइलेन। तो हमने क्या लिया था, TMS जो था टेट्रामिथाइलसाइलेन हमने रेफरेंस लिया था, और ये जो स्केल था हमारा कितना था 0 टू 10 ppm हमारा स्केल था। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हालांकि जो शिफ्ट है 13C स्पेक्ट्रा की वो हम TMS के रेफरेंस में लेते हैं, लेकिन ये रेंज है ओवर 240 ppm, यानी आप देखिए 0 से लेके 240 से भी ज़्यादा, कई बार 400 ppm 500 ppm तक ये स्पेक्ट्रा जो है वो रन होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो 13C स्पेक्ट्रा वो काफ़ी, आप देखिए आप 0 से लेके आप 400 ppm तक आप रन कर रहे हैं, तो आपका जो स्पेक्ट्रा काफ़ी वाइड रेंज तक स्प्रेड होता है, जबकि हमारा 1H स्पेक्ट्रा सिर्फ कितना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लेके 0 से लेके 12 ppm तक होता है। So as a result of the large range of sharpness of the decoupled peak, impurities are already detected and mixture may be easily analyzed. तो इसमें क्या होता है 13C स्पेक्ट्रा के अंदर कि ये जो इम्प्योरिटीज वगैरह हैं वो भी आसानी से डिटेक्ट हो जाती है, क्योंकि आप देखिए रेंज कितनी है आपको 0 से लेके 400 से लेके 500 ppm तक, हाँ, जो भी जिसकी भी पीक आ रही है वो आप 13C स्पेक्ट्रा के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा PMR है, हालांकि जो प्रोटॉन या NMR या जिसको हम 1H NMR कहते हैं, ये भी हमें इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है कार्बन स्केलेटन की, क्योंकि जो हाइड्रोजन होती है वो कार्बन पर ही तो अटैच होती है, तो कितना स्प्लिटिंग हो रहा है पर्टिकुलर बॉन्ड का। जैसे हमने एग्जांपल लिया था CH3 CH2 Br का, और हमने देखा था क्वार्टेट और ट्रिपलेट पीक दिखाई दे रही है। तो क्वार्टेट और ट्रिपलेट पीक कहाँ पर आ रही है, एक्चुअली Br हेट्रो एटम है, क्वार्टेट और ट्रिपलेट पीक है। तो जो हमारे 3 हाइड्रोजन है, या सेकेंडरी हमारे जो 2 हाइड्रोजन है, वो कहीं ना कहीं अटैच तो है। इसका मतलब कार्बन एटम पर ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये कार्बन एटम पर ही अटैच है, तो इनडायरेक्टली जो हमारी PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो हमें इन्फॉर्मेशन देती है कार्बन स्केलेटन के बारे में भी। ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कार्बन एटम हैव एटलीस्ट 1 अटैच्ड हाइड्रोजन। लेकिन जो 13C NMR स्पेक्ट्रा डिस्प्ले सिग्नल अराइजिंग फ्रॉम ऑल द कार्बन एटम एंड हेंस प्रोवाइड डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द कार्बन स्केलेटन। तो आपको इन्फॉर्मेशन PMR या हम कह सकते हैं प्रोटॉन NMR से भी मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आप 13C NMR के अंदर डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अबाउट कार्बन स्केलेटन। ठीक, सेकेंड ये था कि हमारा जो प्रोटॉन NMR के अंदर जो एरिया अंडर द पीक था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जो एरिया था वो बताता है कि कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर जो था एरिया अंडर द पीक in 13C NMR spectra are not necessarily proportional to the number of carbon give rise to the signal. So therefore we don't consider the area ratio. तो यहाँ हमें area ratio consider करने की जरूरत नहीं है। In proton coupled spectra, the signal for each carbon
ठीक है, और अ ग्रुप ऑफ मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट कार्बन इज स्प्लिट बाय अ प्रोटॉन बॉन्डेड डायरेक्टली टू द कार्बन एंड n+l रूल इज फॉलोड। क्या कह रहा है ये, हम अभी बात कर रहे हैं कि नहीं हमारा स्पेक्ट्रा बहुत सिंपल है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो ये स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन की वजह से स्प्लिट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन ऑफ 13C स्पेक्ट्रा। हम 13C स्पेक्ट्रा का सिंप्लीफिकेशन हम कैसे करेंगे? So because of the low natural abundance of 13C, it is very rare for one 13C to be bonded to another। जैसे हम अभी बात कर चुके थे कि हालांकि ये बहुत कम चांसेस हैं कि 13C कार्बन के पास वाला कार्बन भी 13C हो। ठीक है, तो वैसे तो इसका जो 13C कपलिंग यहाँ पर नहीं हो रही है, लेकिन जो कपलिंग किसकी वजह से हो रही है, डायरेक्टली हाइड्रोजन जो बॉन्डेड हो रहा है कार्बन से, और इवन पास वाले कार्बन से जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है उसकी वजह से भी कपलिंग होती है। सो देयरफॉर स्पिन स्पिन कपलिंग बिटवीन 13C nuclei will not be observed। Clear? However, there is a substantial coupling between the carbon and the attached hydrogen। कार्बन उसके साथ अटैच हाइड्रोजन की कपलिंग तो है ही, उसके साथ साथ क्योंकि लार्ज जे वैल्यू होती है 13CH कपलिंग कांस्टेंट की, अब देखिए 110 से लेकर 320 हर्ट्ज, and appreciable value for 13CCH and 13CCCH proton coupled 13C spectra usually show complex overlapping of multiplates that are difficult to interpret। बात समझ में आई आपको? ये क्या कह रहा है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा कि स्पेक्ट्रा बहुत सिंपल है इसका, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप देखिए 13C का स्पेक्ट्रा जो पास वाले उस कार्बन से अटैच हाइड्रोजन से अफेक्टेड हो रहा है, उसके साथ साथ पास वाले कार्बन के हाइड्रोजन से भी अफेक्टेड हो रहा है, और पास वाले कार्बन फिर उसके पास वाले कार्बन उससे जो अटैच हाइड्रोजन है उससे भी अफेक्टेड हो रहा है। इस तरह से हमें जो वाकई में 13C स्पेक्ट्रा आ रहा है वो जितना सिंपल हम कह रहे हैं स्टार्टिंग में उतना सिंपल हमें नहीं दिखाई दे रहा है। हमें क्या दिखाई दे रहा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिखाई दे रहा है, और उसके अंदर बहुत सारी पीक्स हैं। इन पिक्स को आप इजीली आप जो है रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। सो 13C स्पेक्ट्रा शो ओवरलैपिंग ऑफ मल्टीप्लेट्स दैट आर डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट। तो हम कैसे इस स्पेक्ट्रा को सिंप्लीफाई करें, इसको हम बोलते हैं डीकपलिंग। ठीक है, तो डीकपलिंग या सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रा के बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम स्पेक्ट्रा को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब आप देखिए कौन कौन से हैं ये।